नीट परीक्षा एक बार फिर से सवालों को घेरे में है और आप देख पा रहे हैं स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संचालन कराना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी अगर पर्चा लीक हो जाए तो अंदाजा आप लगाइए कि इसके जो प्लानर है, सेटर हैं, कितने ताकतवर हैं और क्या वो प्लानिंग करते हैं कि उसमें वो सफल हो जाते हैं। आज एक बार फिर से नीट परीक्षा को लेकर के बहस तेज हो गई है। इसके पहले भी इस तरह का परीक्षा पेपर लीक होता रहा है। तो हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शाहनवाज आलम है। पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि मामला दरअसल नीट का है क्या और क्यों सर ऐसा बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रद्द हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है और इसमें लीपापोती हो जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपका चैनल का बहुत शुक्रिया। आपने एक ज्वलंत मुद्दा था जिसको आपने उठाया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अब जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है ये लोग बांग्लादेश और चाइना से तो आए नहीं हैं, समाज के ही वो लोग हैं जो येन केन प्रकारण ये चाहते हैं कि उनका बच्चा भले कामयाब हो ना हो, टैलेंटेड हो ना हो, दूसरे किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी मेहनत कश का बच्चा जो टैलेंटेड है उसके हक को मारने की कोशिश है। अब देखिए, गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत का एक एग्जांपल देखिए। 2024 में भी ये घटना हुई थी, उसमें बहुत बड़ा बवाल हुआ, बवेला खड़ा हुआ। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाल दिया, सारा मामला लीपापोती हो गया। 2025 में मामला थोड़ा टाइट हुआ, कुछ रिजल्ट सही रहा, 2026 में उसकी पुनरावृत्ति हुई। सवाल ये है कि इस तरह के बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं, कोटा में बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी टैलेंटेड घर के बच्चे ने जो बहुत मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहा था, पेरेंट उसके कैसे भी अरेंज करके उसके पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड कर लेते हैं? वो उनकी सारी मेहनत, सालों साल वो जागते हैं, रात 12-12, 14-14 घंटे रात में जाके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके हक को ये लोग मार देते हैं। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे पिछले साल 2024 में अगर ये हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसमें कितने लोगों को सजा मिली? मैंने 2003 में एमबीबीएस किया था, उससे 2001 वाले पहले एग्जाम में मैंने दिया था। उसमें एक रंजी डॉन हुआ करते थे, बहुत मशहूर नाम हुआ करता था। इसमें कितने लोगों को सजा मिली? 2003 के बैच में फिर आधे से ज्यादा लोग सेटिंग से आए थे। ये मामला बीच में आगे पीछे करके उठता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की वो लोग जो ये समझते हैं कि उनका बच्चा अगर डॉक्टर बनने लायक नहीं तो उसे नहीं बनाइए, किसी और प्रोफेशन में डाल दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए किसी गरीब के बच्चे का, किसी जो हकदार बच्चा है उसका हक मार रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने खेत में चोरी का फल लगा रहे हैं, चोरी का बीज डाल रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा खेत खराब होने वाला है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी है कि ये कोशिश करे कि इस तरह के लीकेज ना हो। अगर लीकेज हो जाता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनके जिम्मेदार लोगों को पकड़ के उनको सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स या जिन भी कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें जिम्मेदारी तय की जाए। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्या जिम्मेदारी है। ये सारा गेम ऐसा हो गया है कि सारा का सारा आप पूरे समाज को देखेंगे तो ओलिगार्की की तरफ जा रहा है। चंद लोगों की खुशी के लिए पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप पूंजीपतियों के व्यवसाय को देख लीजिए। अगर एक गरीब आदमी 10,000 रुपए का लोन बैंक से ले ले तो उस लोन के लिए उसके घर का ट्रैक्टर उठा के लेके चले जाएंगे, उसके गाय को उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन जो धन्ना सेठ है उनके 10-10 लाख करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए का लोन माफ हो जाता है। तो ये जो पिछले 11 साल में विशेष रूप से 12 साल में जो विशेष रूप से हुआ है, सामाजिक असमानता बढ़ी है। जो एक हमारा सोशल फैब्रिक है वो खराब हुआ है, जो एक सामंजस्य था, जो एक सौहार्द था वो खराब हुआ है। अब हो ये रहा है कि अगर कोई आदमी करप्ट है और किसी विशेष पार्टी में शामिल हो गया तो वहां मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी एक आदमी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जो ऑन कैमरा घूस लेते हुए गिरफ्तार हो गए थे या उनका कैमरा वीडियो लीक हो गया था, लेकिन वो किसी पार्टी में चले गए तो उनके सारे गुनाह माफ हो गए। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे बहुत सीरियस इल्जाम है, उनके परिवार के ऊपर
आय से अधिक संपत्ति जमा करने का, इस तरह का। लेकिन ये सारी बातें एक बार अगर किसी धार्मिक नारों में या किसी नारों में उसको छुपा दिया जाता है, तो समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जो लोग ये करा रहे हैं वो इस बात को समझे कि वो किसी का हक मार रहे हैं। समाज के लोग जागरूक होकर के जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। देखिए, डॉक्टर शाहनवाज आलम नीट परीक्षा को लेकर के अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और डॉक्टर शाहनवाज आलम ने चिंता जाहिर की है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो प्रतिभावान हैं, संघर्ष करके परिस्थितियों का सामना करके जूझते हुए उस मुकाम तक जाना चाहते हैं, और इस तरह से पर्चा लीक होने के बाद अब अंदाजा लगाइए कि उन प्रतिभावान बच्चों का हक मारा जा रहा है, उनके मेरिट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये गरीब तबके के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे केसेज में देखा गया है कि परीक्षा अगर हुआ और बच्चा मेरिटोरियस है, वह इस लायक है, पात्रता योग्यता रखता है, लेकिन अचानक होता है कि पर्चा लीक हो गया, रद्द कर दिया गया, तो खुदकुशी कर लेता है। सर, क्या कहेंगे, कहां जा रहा है हमारे देश का जो सिस्टम है, इस तरह का स्थिति जो सामने है? अब देखिए, अब पूरा सिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे अभी जो मंत्रिमंडल बिहार में बना है या जो बाहर से थोप दिया गया है, लोगों ने तो भाई अभी जो मुख्यमंत्री है उनको वोट तो नहीं किया था, नीतीश कुमार को वोट किया था, लेकिन कितना आसानी से जो जनता का जनादेश था उसको दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति को बनाया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कुशवाहा समाज में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था? अभी जिनको मुख्यमंत्री के बाद जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आदमी को आप स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा, उनके सेहत को देखिएगा तो आपको लगेगा कि पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लग के उनके सेहत पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अगर इस तरह के खेल किए जा रहे हैं, इस तरह का, ये एक बात ये भी दिखाता है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं बिहारियों के बारे में और गरीब लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब शिक्षा अगर नहीं मिलेगी और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, तो एक साधारण आदमी के जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे? शिक्षा, जीवन में परिवर्तन आने के 3 ही कारण हैं। या तो शिक्षा हो, कोई हुनर सीख ले, पूंजी कहीं से मिल जाए। पूंजी की व्यवस्था देख ही रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि तेल खाने में कम डालिए, गाड़ी में तेल कम डालिए, सोना मत खरीदिए। तो ये व्यवस्था बनी हुई है जिसको आप अमृत काल कह रहे हैं, और आप उस अमृत काल में एक राज्य के मुखिया ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसके पढ़ाई लिखाई पे सीरियस डाउट है। आप स्वास्थ्य मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो खुद बीमार के जैसा लग रहा है, जिसको उसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, जीरो अनुभव है। उस व्यक्ति को आपने स्वास्थ्य का विभाग का पूरी जिम्मेदारी, 14 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी आपने ऐसे आदमी के हाथ में सौंपा है जिसको अनुशासन का और ये प्रशासन का या अनुभव जीरो है। ये दिखाता है कि बिहारियों को किस तरह का, किस लेवल का माना जाता है। अभी पांडव नाम के एक लड़के को किसी ने सीने में गोली मार दी, ये कह के कि तुम बिहारी हो। किसी को, लतीफ नाम के आदमी को यूपी में किसी ने गोली मार दी कि ये फला किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अमृत काल में हमारा समाज जा कहाँ रहा है। अगर ये अमृत काल चंद लोगों के लिए बना है, अंबानी अडानी के लिए बना है, तो बिहार के लोग क्या करेंगे? या जो पिछड़े लोग हैं या जिनके पास संसाधन नहीं है, उनकी क्या व्यवस्था होने वाली है? ये बहुत सीरियस तरीके पे इस पे जनता को भी जागरूक होना होगा, अपनी बात को मजबूती से उठाना पड़ेगा। और इस तरह की बातों को, ये एक तरह का जुल्म है, एक तरह का जुल्म है। जब तक हम सब मिलकर के, समाज हमारा मिलकर के, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग इसमें शामिल है तो हम खामोश हो गए, या हमारी पार्टी के लोग इसमें जुल्म कर रहे हैं तो हम खामोश हो गए। तो किसी शायर ने कहा है, कुछ नहीं कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आप जुल्म सह रहे हैं इसलिए जुल्म कर रहा है। ये जरूरी बात है कि समाज के वो लोग जो बुद्धि रखते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि समाज में सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ करके इन बातों को उठाना होगा, तभी इस पे रोक लग पाएगी। चलिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये, और इसी पर प्रकाश डाल रहे थे जन स्वराज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शाहनवाज आलम। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार की विफलता है, सरकार का सिस्टम की नाकामी है, और इस सरकार में कहीं न कहीं इन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाया कि जो शिक्षा माफिया है वो हावी है। यही वजह है कि शिक्षा माफिया जो रैकेट चला रहे हैं
उनके रैकेट का शिकार आज बिहार के, देश के नौजवान हो रहे हैं। वैसे नौजवान जो सपना संजोए हुए हैं, संघर्ष के मेहनत करके उस मुकाम तक जाना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार न करके ये शिक्षा माफिया, सरकार का बिगड़ा हुआ व्यवस्था उनके टैलेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। और करना चाहता हूँ, जिस 1 साल से हम लोग मेडिकल इंजीनियर, नीट और जेई की तैयारी करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ 265 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमने जो पेपर का मिलान किया, जाहिर सी बात है हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो पेपर लीक का, तो उनका नंबर 620 630 से ऊपर आ नहीं सकता है। लेकिन जो व्यवस्था खराब की गई है उसमें तो आंसर की दे दिया जा रहा है, तो 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि क्या हम एक समाज के तौर पे उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रहे हैं, या हम उन बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं जो बच्चे रात भर जग करके साल भर मेहनत कर रहे हैं। उनके गाल पे ये कितना बड़ा तमाचा है, ये समाज के मुंह पे तमाचा है। और इसमें बहुत जिम्मेदारी से जो भी प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, जो भी एनटीए के जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको इनकी जिम्मेदारियों को लेते हुए, खास तौर पे कोर्ट को संज्ञान लेते हुए इन मामलों में सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान करने की आवश्यकता है। चलिए, सरकार पीठ थपथपा रही है कि माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जमीन माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, स्वास्थ्य माफिया हो, किसी भी क्षेत्र के माफिया अगर वो गलत कर रहे हैं, रैकेट चला रहे हैं, तो उनके ऊपर कठोर शिकंजा कसा जाएगा। और आप देख लीजिए सूरत हाल जो सामने है नीट परीक्षा का, आज इतनी तैयारी हुई और इतना मजबूती से सब कुछ व्यवस्था किया गया, लेकिन शिक्षा माफिया सरकार के सिस्टम पर, परीक्षा संचालित कराने वाली जो एजेंसी है उस पर भारी पड़ गए। और यही वजह है कि आज रात रात भर जग के मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले बच्चों का सपना जो है टूट गया, उनके अरमान बिखर गए। और एक संदेश जा रहा है कि ज्ञान की भूमि, तपस्या की भूमि ये कहां जा रही है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सर, जन सुराज इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से उठा रहा है, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, सिर्फ जन सुराज की बात नहीं है, बात इसकी है कि जन सुराज एक विपक्ष की भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहा है। हमने अपनी बात को जनता के बीच रखा 2026 के चुनाव में। अब उस चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि अभी 2026 का रिजल्ट आया है तमिलनाडु का, तो आप देखिए वहां जो लोग सिलेक्ट होकर के आए हैं वो कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। आप ये देखिए कि वहां जो 9 मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, सारे लोग कम से कम उन्होंने मास्टर्स किया है, या कम से कम उनको राजनीति का या समाज का अनुभव है। तो अगर यहाँ के बिहार के लोगों ने अगर गलती से या किसी भी प्रभाव में आकर के अगर आपने बबूल का बीज बोया है, तो आपको आम नहीं मिलने वाला है। अब ये मौका, लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि हमने अपनी बात को रखा, जनता ने अगर उसको नकार दिया, हमें 0 सीट दिया, लेकिन हम दोबारा जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। सिर्फ नीट की बात नहीं है, बिहारियों को होने वाले जुल्म की बात है, शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर होती चली जा रही है उसको बेहतर करने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन 2-4 लोगों के आवाज उठाने से नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग आपके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे और जाति धर्म में बट करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का साथ देंगे, तो आपके आने वाली नस्लों के साथ भी यही परेशानी होने वाली है। आप देखिए, जो भी समाज ने ग्रोथ किया है वो इसी वजह से किया है कि वहां के लोगों ने फैसले सही किए हैं। जनसुराज दोबारा लोगों के दरवाजे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, लोगों को अपनी बात दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे कि बुलेट ट्रेन चलाने से या इंडिया शाइनिंग का स्लोगन देने से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं है। बिहार के लोगों को कल भी पलायन का दंश झेलना पड़ रहा था, आज भी झेलना पड़ रहा है। बिहार के लोगों को कल भी अपमान का सामना करना पड़ रहा था, आज भी करना पड़ रहा है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था अगर खराब है तो हमारे बच्चे कल भी पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी उनको नौकरी मिलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो समस्या आज भी है। इन बातों को लेकर के जनसुराज जनता के बीच जा रहा है। विपक्ष की भूमिका हम अदा करने की कोशिश करना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जनता इस बात को समझेगी कि उसका भला और इस राज्य का विकास और देश का विकास इसी बात में निहित है कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो पाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो पाए, रोजगार की व्यवस्था हो पाए, सामाजिक सौहार्द बने रहना जरूरी है। अगर लोग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, जिस प्रकार का बंगाल के चुनाव में आपने देखा, किसी ने सोचा था कि बंगाल में भी हिंदू मुसलमान किया जा सकता है?
वहाँ खूब चला सर। खूब चला। लेकिन आप एक बात जानिए कि कोई व्यक्ति है जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार जाति और धर्म का सहारा ले रहा है। सवाल जनता के ऊपर है कि आप कब तक इन मुद्दों पे भटकते रहेंगे। आप अपने बच्चे के बारे में ना सोच करके नेताजी के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। आज के डेट मुझे तो लगता है कि बिहार का सबसे टैलेंटेड कोई व्यक्ति है तो निशांत कुमार है बिहार में। जी हाँ, और पूरे देश में अगर कोई सबसे टैलेंटेड है तो आदरणीय अमित शाह जी के लड़के जो बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आपके बच्चे को क्या मिल रहा है। चलिए, आपके बच्चे को क्या मिल रहा है, यही बात जो है जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर उठा रहे हैं कि नेताओं के बच्चे तो आसानी से मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमएलसी बन जा रहे हैं, बड़ा बड़ा कैबिनेट में उनको जगह मिल जा रहा है, लेकिन गरीब के जो बच्चे हैं आज भी पढ़ लिख करके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। और जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर लगातार इस बात को सभाओं में भी उठाते रहे हैं, मीडिया में भी ये बात बड़ी मजबूती से रखते रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, कल कारखाना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा चाहिए, या जात पात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद चाहिए। और इसी का फायदा यहाँ के नेता उठा रहे हैं। और यही बात डॉक्टर शाहनवाज आलम कह रहे हैं कि कब आंख खुलेगा, अब भगवान भरोसे यहाँ की जनता है। और आने वाले समय में सर आपका भी एक संस्था है जो तैयारी कराता है नीट का, इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चों का भी आप जो है प्लेटफॉर्म दिए हैं, जगह दी आगे बढ़ने के लिए, क्या इस पर कहेंगे। नहीं, वो उस गरीब वो शब्द को आप हटा दीजिए। बात ये हम लोगों की ये समझ है कि समाज में हमारा सहयोग होना चाहिए और इसके तय हमने ये प्रयास किया है कि हम लोग बिना पैसा लिए बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर पाए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह का रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी, मुझे लग रहा था शायद कट ऑफ इस बार 650 680 हो जाता। हमारे यहाँ जो सबसे टैलेंटेड बच्चे 8-10 थे, उनका भी नंबर 610 620 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैं क्या खुश हूं क्या इस बात से कि उन बच्चों की मेहनत को पानी फेर दिया गया है। लेकिन उसमें ही एक उम्मीद की किरण यही है कि नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। दोबारा इन बच्चों को मौका मिलेगा। इसमें संसाधन की बर्बादी हुई है, समय की बर्बादी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन मैं अभी भी एक बात कहता हूं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे जनता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी, लोकतंत्र में असल शक्ति तो जनता के हाथ में ही निहित है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी का एक पुराना कहावत है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। लेकिन कि आप हमेशा और हर बार और सारे लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। मैं समझता हूं कि जनता जागरूक होगी, जनता इस बात को समझेगी कि उसका भविष्य उसके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है और उनके बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर शाहनवाज आलम, जिन्होंने नीट परीक्षा को लेकर के अभी अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी और बिहार के भविष्य की बात की। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि ये सिस्टम की नाकामी है, सरकार की विफलता है कि बार बार इस तरह का दंश जो है झेलना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पूरे बिहार की जनता को नमन है, नमस्कार है और आपसे ये उम्मीद है कि अब जागिए। धन्यवाद।